हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ना कि विजन आईएएस की जो करंट अफेयर मैगजीन आती है मंथली, ठीक है, विजन आईएएस की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है उसको हम लोग बीपीएससी दैट इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी पीसीएस के लिए किस तरीके से हैंडल करेंगे, या फिर आप इंडिया की कोई भी पीसीएस दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टेट की पीसीएस दे रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, देखो अभी जो भी आपको टॉपिक ले रहा हूँ वो मैं आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जून मॉड्यूल जो आती है, जून वाली, उसमें जो पॉलिटी सेगमेंट है उसको लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप इस तरीके से जितनी भी तरीके से आप पढ़ना चाहो आप उसको कन्वर्ज कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो, तो उसके लिए जो टॉपिक्स हैं स्पेशली फॉर पीसीएस के लिए, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के लिए, आपको ध्यान क्या रखना है, मैं प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको पॉलिटी ध्यान रखना है, ठीक है, पॉलिटी करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आप मूव करोगे देन यू विल हैव टू मूव फॉर इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मूव करोगे एंड देन वी विल मूव फॉर बेसिक इन्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड देन फॉर साइंस एंड टेक। बस इतना ही करना है। सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी आप हटा सकते हो। आर्ट एंड कल्चर, सिक्योरिटी और भी जो पोर्शंस हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें आप न्यूज़ इन शॉर्ट्स कर सकते हो बस, ठीक है। छोटे छोटे जो न्यूज़ होते हैं वो आप कर सकते हो पीसीएस के लिए, दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट एंड साइंस से टेक करना है हमें विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से। लेकिन यार 180 पेजेस होते हैं अगर हर मंथली मैगजीन के, और अगर मैं इसको जोड़ूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कम से कम अगर मान लो कि जैसे हम बीपीएससी 70 की बात कर लेते हैं, तो बीपीएससी आपकी नवंबर में है, तो कम से कम आपको जैन टू सितंबर तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैन टू सेप तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसका एक तरीका होता है। आपको जो आपकी एग्ज़ाम है ना उसके नेचर को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें डिमांड क्या है। डिमांड समझने के लिए यू विल हैव टू मूव कहाँ से, तो पहले आपको मेंस पे जाना चाहिए, देन आपको मूव करना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर पे, ठीक है। मेंस से प्रीलिम्स पे मूव करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मेंस से प्रीलिम्स मूव करने का मतलब यह है कि पहले आप अपने मेंस के पेपर को एनालाइज करो, पीवाईक्यूज को, एंड देन प्रीलिम्स को के पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, खास करके पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक वाले सेगमेंट में, या फिर आप इसको कंसोलिडेट करके कह सकते हो करंट अफेयर वाले सेगमेंट में, ठीक है। क्योंकि देखो जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता, वो करंट अफेयर के साथ साथ पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन भी उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये कह सकते हो कि यार इतने पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे करंट अफेयर के लिए, आई विल गो फॉर अनदर ऑप्शंस, आप जा सकते हो। लेकिन मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि जो करंट अफेयर का सेगमेंट होता है ना, उसमें आप स्टैटिक के साथ करना सबसे बेहतरीन सोर्स आपका विजन आईएएस का मैगजीन है, ठीक है। क्लियर है? आप देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले तो आप इंडेक्स पेजेस पे जाओगे, जैसे मैंने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कंटेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्या आया था, तो कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, इंटरनल इमरजेंसी, 356, 360, 352, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो वोटिंग सिस्टम होता है, मिशन कर्मयोगी, ऑनलाइन मिशन इन्फॉर्मेशन। अब देखो अगर आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है वो मेरा एग्ज़ाम है, जो भी मेरा एग्ज़ाम है, या फिर ये वीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उसमें मेरे लिए मेंस में ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको ऐसे में हेल्प कर सकता है, या फिर मेंस में कंटेंट वैल्यूएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगा। इतना बेसिक समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप एक काम करना, पहले कंटेंट पढ़ना, फिर आप रेफर करना उसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंसेंट को, ठीक है। तो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कम है। तो अगर मुझे प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में पढ़ना है अभी, तो मैं मेंस के ओरिएंटेशन को सिर्फ एक इजी रीडिंग करके छोड़ दूंगा, और वहाँ पे मैं टॉपिक पे टेबल ऑफ कंटेंट के इंडेक्स पे आके इसको लिख दूंगा, मेंस जो यहाँ पे है वो ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीलिम्स को डिलीट भी कर सकते थे, ठीक है। मिशन कर्मयोगी करंट अफेयर में बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा, या किसी से रिलेटेड है, लेकिन इसका मेन यूज होगा आपको किस तरीके से गवर्नेंस मॉडल में हम लोग किस तरीके से सिविल सर्विसेज को और अच्छे तरीके से रेटिफाई कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से गवर्नेंस मॉडल को, गवर्निंग बॉडी को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चले। तो मिशन कर्मयोगी मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी आपको जानना होगा एटलीस्ट कि मिशन कर्मयोगी किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
इंटरनल इमरजेंसी, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट, कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो और ये पेपर को इस पॉइंट्स को छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत लॉस में रहोगे। कोलिशन गवर्नमेंट प्रीलिम्स प्लस मेंस में यूज होगा। डिमांड ऑफ न्यू स्टेट जो होगा, यहाँ प्रीलिम्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। इंटरनल इमरजेंसी, इमरजेंसी तो आपको पता ही है, प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेंस। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो इसमें आता है एक सेगमेंट आता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, ठीक है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो आता है उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसमें देखो न्यू क्रिमिनल लॉज, देखो न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई, मतलब जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, सीआरपीसी आईपीसी को हटा के जो नया आ रहा है, ठीक है, न्याय संहिता, फिर जो एविडेंस एक्ट के लिए आया है, उसमें क्या करना है ना। देखो अब ये जो है, ये आपको देखोगे, अगर आपने बीपीएससी मेंस के पेपर को देखा होगा या यूपीपीसी के, तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, कि किस तरीके से जो नए नए क्रिमिनल लॉज हैं वो पुराने क्रिमिनल लॉज से काफ़ी अच्छा है। इसकी जो मॉडिफिकेशन की गई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि 5 साल तक कोई जेल में है और उसकी ट्रायल चल भी रही है, मतलब कोई एक आदमी है जिसको 10 साल की जेल हुई है और उसकी ट्रायल चल ही रही है, ऑन रन है, तो अगर वो 5 साल अपनी लाइफ को स्पेंड कर चुका है जेल में, तो उसके बाद वो बेल के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो प्रावधान आया है, फिर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स दिया है क्योंकि ये दिसंबर 2023 वाले मैगजीन में ना बहुत ही डिटेल वे में दे रखा था ये, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हमें किस चीज़ के लिए कब यूज करना है, क्या चीज़ें। तो अब ये दोनों के लिए यूज हो जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एक्ट, आप एक बार बस इंडियन टेली कम्युनिकेशन रूल कब आया, इसको सिर्फ इंडियन सर्विसेज में कब ऐड किया गया, सब देख लोगे, काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, इसमें आपको इंडियन पोस्टल सर्विस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, फिर एज फार एज आई रिमेंबर 1727 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 74th वुमेन एमपी जो 18th लोकसभा में है, ये सेकंड हाईएस्ट अब तक की वुमेन रिप्रेजेंटेशन है आपको लोकसभा में। इससे पहले जो था वो 17th लोकसभा में 78 वुमेन थी, आपको पता होगा। 74th वुमेन अगर एमपीज की बात कर ले तो ये आपको 13.6% कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल सीट्स की, और जो 78 वुमेन एमपीज थी 17th लोकसभा में वो नियरली आपको 14.4 या 14.6 कंट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। तो ये जो मतलब जो कॉम्पोजिशन है, जो वुमेन का जो शेयर है, वो बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है। अभी भी हम लोग इतने दिन आने के बाद भी, तो इसके लिए जो लॉज आए हैं उसको समझना है। एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट किसी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो देखो ये आपको ना प्रीलिम्स में कभी हेल्प नहीं करेगा, तो आप इसको कट कर दो, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी और यूपीपीसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अगर पढ़ना है तो मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करूंगा फॉर एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम। देखो पहली टॉपिक देख लो, कोएलिशन गवर्नमेंट आया। अब देखो कोएलिशन गवर्नमेंट आपको पता ही है, अभी बहुत ही ज़्यादा मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, ठीक है, कोएलिट करना पड़ा। तो नीतीश बाबू जो हैं और फिर एक चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने से। तो जो जनरल इलेक्शन लोकसभा में हुआ ना, वो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने से हुआ, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपने ये समझ के चलो हाँ रिसेंट न्यूज़ में था ये, तो सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना, अब देखो कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है जहां पे बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज आपस में आके कोलैब करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जहां पे किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाते हैं वो तब, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको समझ में आएगा कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कोएलिशन गवर्नमेंट की बात हो गई, एक मिनट, हाँ कोएलिशन गवर्नमेंट की बात हो गई। तो किस किस रूट से कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, प्री इलेक्शन अलायंसेस होते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस होते हैं। फिर आपको मेंस में फैक्टर्स वैसे कंट्रीब्यूट जो कोएलिशन गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ये फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और इसके साथ साथ अगर आप समझोगे तो किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, सेंटिमेंटल वोटिंग फैक्टर आता है। अब देखो कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किस किस से फैक्टर, तो ये देखो ये हो गया आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कब कब बना है। तो 1977 में पहली कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी जनता गवर्नमेंट की यूनियन लेवल पे। फिर 1989 में देखो आपको फर्स्ट याद, देखो यहाँ मैंने क्या किया कि अब मुझे ये पढ़ना है तो मैंने इस पर प्रीलिम्स मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर रिवाइज करना है तो रिवीजन से पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इंडेक्स पेज पे आना है। अच्छा ठीक है, ये सारे प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, अगर मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे ये टॉपिक्स को देखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे अच्छा यहाँ प्रीलिम्स लिखा है तो प्रीलिम्स के व्यू से एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो 1977 में पहली कोएलिशन गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट की बनी थी यूनियन लेवल पे। फिर इसी तरीके से 1989 में कोएलिशन गवर्नमेंट की जो इरा थी वो स्टार्ट होती है लगभग
और फिर 1999 2004 वाला देख लीजिएगा, 2004 में री इमर्जेंस होता है कोलिशन पार्टी का। अब देखो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, तो बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस, कंसेंसस बिल्डिंग, रोल ऑफ लोकसभा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर चैलेंजेस क्या क्या है, तो ये सारा मेंस का कंटेंट है। तो आप इसको फट से स्किप कर दो। मतलब अगर आप प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हो या प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे हो तो आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ इतना बड़ा पैरा जो है, अगर आप इसको स्किप कर दे रहे हो तो आपके पास कंटेंट तो कम होगा ही होगा ना। मुश्किल से अगर पॉलिटी की मान लो 12 से 15 पेजेस होते हैं एक मंथ के, तो उसको कंडेंस करके आप आराम से 3 पेजेस में ला सकते हो। और देखो इसको लिखने भी जाओगे ना तो टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा लिखना भी टाइम वेस्ट है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाईलाइटर यूज़ करो, ग्रीन हाईलाइटर यूज़ करो, और एक जो भी हाईलाइटर यूज़ करना कर लो। मैंने इसी तरीके से इस पर मेंस मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हुआ, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको विजन में कंप्लीटली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे मान लो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट 2011, अब इसमें आपको थोड़ा सा डाउट था, आपको लगता था नहीं मुझे ना थोड़ा सा इसको पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने उस पर एक जैसे प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखते हैं ना आर, मैंने इसको रीड सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप भी इसको कर सकते हो, आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड्स में मेंस का कंटेंट है, देखना ही नहीं है। एक अब यहाँ पे एक मेंशन था इंटरेस्टेड काउंसिल, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये किस कमीशन था, तो सरकारिया कमीशन। फिर चेयरमैन इसके पीएम होते हैं, आर्टिकल 263 के एम्बेड में आता है, मैंने इसको मेंशन कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी। मेंस में जो हेल्प करेगी उसको मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स देने जाना है, ठीक है। अब जब आप मेंस की एग्जाम देने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, स्टैटिक पोर्शन पे, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो आराम से। तो आप मूव करोगे, हाँ ठीक है, चलो सिग्निफिकेंस क्या है कोलिशन गवर्नमेंट का, इसके सारे जो बॉर्डर्स जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, रोल्स ऑफ लोकसभा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर चैलेंजेस के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, मायोपिक डिसीजन मेकिंग, फिर कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज, तो इसको आप क्या करोगे, जैसे आपने मेंस में अगर आपको देना है तो आप एक सर्कल बना लोगे वे फॉरवर्ड में या फिर चैलेंजेस में, उसके बाद फिर ये एरो दे करके ये सारे इसके हेडलाइंस को लिख लोगे, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स में हेडलाइंस को लिख लोगे तो आपको अब उसको बार बार देखोगे तो याद रहेगा। अगर आप मान लो नहीं चाहते हो कि हाँ ठीक है मेरा थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, आई नीड टू सेव टाइम, तो आप एक काम करना, सीधे यहाँ पे मेंस मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मेंस पे आना और इसके टॉपिक्स को पढ़ के याद कर लेना, क्योंकि आपको अगर हेडर्स याद हैं तो आप आराम से उसको मेंस में कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मूव करेंगे, देखो नए स्टेट की डिमांड हो रही है, तो इसमें ना देखो मैंने यहाँ प्रीलिम्स मेंशन किया है, तो ये प्रीलिम्स में पूछेगा। जैसे इंडिपेंडेंस के वक्त आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी 1953 में, जिसमें एक फ्रीडम फाइटर थे जो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, पोट्टी श्रीमल्लू, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, स्टाफ से डेथ हुई थी उनकी। इसी तरीके से प्रीलिम्स देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है, आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। फिर फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, मैंने इसको मेंस लिख दिया। तो अब जब आप इनको देखोगे ना तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ दिस पॉइंट आई शुड मेंशन फॉर मेंस पर्सपेक्ट एंड देन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। इसी तरीके से बोडोलैंड रीजन ऑफ असम हैज बीन रेज्ड मेनली फॉर द इशू ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रिब्यूनल ट्राइबल कल्चर एंड रीजन, तो जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखिएगा, लेकिन ये सब मेंस का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो नया टॉपिक है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इसमें कौन कौन सा कैसे, देखो आप देखो बेरूबारी यूनियन केस 1960 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पावर जो होगा पार्लियामेंट का कि वो किस तरीके से डिमिनिश करेगा एरिया ऑफ स्टेट को अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 3, ये कवर नहीं करता है कि सीज करेगा इंडियन टेरिटरी को टू फॉरेन कंट्री में। तो ये सब जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, बेरोबारी केस हो गया या फिर मिनर्वा मिल केस हो गया, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, लेकिन मेंस में ज़्यादा मदद करेगा आपको, ठीक है। अब देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए, तो ये आपको प्रीलिम्स का केस है। एसके धार कमीशन किस चीज़ के लिए बना था, जेवीपी कमेटी किस चीज़ के लिए बना था, फजल अली कमीशन किस चीज़ के लिए बना था, और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी। इनिशियली जब फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था तो कितने स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है आपको पॉइंट में, ठीक है। फिर कौन से अमेंडमेंट्स हुआ था ये भी आप जान सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है मेन से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको खुद करना है, और ऐसा नहीं है कि कोई बना के दे रहा है ना तो आपको मूर्ख बना रहा है, बना के मत लिया करो, रीड करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसको। अब देखो ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे फेवर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ये मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस तरीके से डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, ये कौन निकालता है, इसके बारे में जान लीजिएगा। साथ साथ में ही जो आंध्रा तेलंगाना डिस्प्यूट था वो एक रीजन बनता है, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ना कि प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब चलिए वे फॉरवर्ड तो को मेंस में, अब देखिए इंटरनल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो ये हाईली प्रीलिम्स टॉपिक है प्लस मेंस भी टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा पूछेगा इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से इंटरनल इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एम्बिट से क्रिएट किया गया। अगर हम लोग बात करें कि
इंटरनल इमरजेंसी केस में सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हमको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आया है। दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है, समझिएगा, ठीक है। किस तरीके से इंटरनल इमरजेंसी जो लगी उसकी 50वीं सालगिरह थी और ये जून 25, 1975 को लगी थी, डार्क डेज। अगर हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे, देखो प्रीलिम्स टॉपिक से एकदम मतलब जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है अभी तक, कब कब लगा है? 62, 1971 ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, एंड 1975 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को सब्सटीट्यूट किया गया था आर्म्ड रिबेलियन से बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के एम्बिट में, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रूल को समझिएगा, आर्टिकल 356। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक लगा नहीं है इंडिया में। ये सारी प्रीलिम्स की टॉपिक है, मैंने प्रीलिम्स मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि अप्रूवल होता है दोनों हाउसेस का पार्लियामेंट में 1 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इशू। फिर रिवोकेशन किस तरीके से करते हैं, ये सारा का सारा प्रीलिम्स टॉपिक है, ठीक है। किस तरीके से 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो गंदगी किया था उसको 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसको रिमूव किया, ये समझिए। जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में भी लाया गया था, आपको पता ही होगा, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखो मुझे ये चीज रिवाइज करना है ना, तो मैंने किस तरीके से किया, देखो 42वां आया, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, एक ब्लॉक में डाल दिया। 42nd आया, उसको यहाँ से फ्री कर दिया। मैंने इसका की एक तरीके से ना फ्लो चार्ट बना लिया, इससे मुझे याद हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इंटरनल इमरजेंसी जो लगा था वो कॉन्फ्लिक्ट था जुडिशियरी के बीच में, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस A.N. रे का किया गया था सीजेआई का, और गुजरात और बिहार मूवमेंट आपको पता है, जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जो कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्रेस का, आप देखिए पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा, ये सब मेंस का चीज़ है, लेकिन इसमें एक आया था मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 जो मीसा कहते हैं। आपको याद होगा लालू यादव जो थे उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती इसी की वजह से रखा था, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को भूले ना कभी। ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन बट यू नो वॉट ही हैज़ डन। चलिए, फिर इसी तरीके से चेंजेस ब्रॉट आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। उसमें क्या क्या आपको चेंजेज आए, देखो जुडिशियल रिव्यू वाला जो टॉपिक है ना वो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि किस तरीके से जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे जो कि आपको इसको कट किया जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में, इसको जीआर के एम्बिट में, जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में लाया गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर किसको किया था, जस्टिस जेसी शाह कमीशन को। किस चीज़ के लिए, तो जो एलिगेशंस था कि किस तरीके से अब्यूज़ किया गया अथॉरिटी का, वो मैल प्रैक्टिसेस का, उसके लिए था। तो ये भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम सब खुद से बना लिया करो, काफ़ी हेल्प मिलता है। मतलब आप जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ इसको देख के चले जाओगे तो काम हो जाएगा। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है जो हमारे इंडिया में अभी चल रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे तो ये आपको इजराइल और नीदरलैंड वाले केस में चल रहा है, ठीक है। देखो अच्छा तो देखा जाए तो बहुत सारे फेवर, प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना वो थोड़ा ठीक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि इंडिया में क्या किया गया कि इंडिया में जो कंट्री है ना उसको डिवाइड कर दिया गया स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट में, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, ये एक लिमिटेशन हो गया इसका। अब बताओ, मान लो 4 लोग उठे थे और चारों की वोट 18, 19, 20, 21% था, 21% वाला ही जाएगा, तो ये तो अन्याय हो गया ना लोगों के साथ। तो ये बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स को आप देख लीजिएगा। तो इसको जो है ना यहाँ पे आप ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जैसे आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रेसिडेंट के लिए लगता है, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ लिख दिया है, ऐसा नहीं है। चलिए इसी तरीके से अब देखो मिशन कर्मयोगी आया, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसको लाया गया है, 2021 में लॉन्च किया गया था, बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से बहुत आप उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझ सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट को, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेंस में आप इसको याद समझ सकते हो कि गाइडिंग प्रिंसिपल किस तरीके से मिशन कर्मयोगी किस तरीके से काम करेगा, कोई पूजा खेट कर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है ना। चलिए, तो ये पूरा का पूरा मेंस टॉपिक है। आप इसको एक बार देख के चले जाओगे, मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देख के चले जाना। लेकिन प्रीलिम्स में एकदम इसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको मिशन कर्मयोगी पता होना चाहिए। अब देखो ऑनलाइन मिशन इन्फॉर्मेशन की बात की गई थी, कंप्लीट मेंस का टॉपिक है तो मैंने मेंस लिख दिया। ऑनलाइन मिशन इन्फॉर्मेशन, तो सीधी सी बात है, जब आपको पता चल गया कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको प्रीलिम्स के वक्त हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हाँ ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट समझ सकते हो मेंस में, जिस तरीके से मून लाइटिंग, एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मून लाइटिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, फिर चैलेंजेस जो होंगे वो सब मेंस का होगा, रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाकी सारा टॉपिक होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। अब देखो
अब देखो न्यूज इन शॉर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज इन शॉर्ट्स में एक दो ऑप्शंस हटेंगे, बाकी सब पढ़ना पड़ेगा आपको। न्यू क्रिमिनल लॉज जो इफेक्ट में आया उसको देखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसी तरीके से सीआरपीसी को जो रिमूव किया गया 1973 वाला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपको प्रीलिम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, इसलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया, तो जहां पे प्रीलिम्स की जरूरत होगी वहां प्रीलिम्स लिख दो। जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में आया था, जब कांग्रेस बन रही थी तब। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993 में आ रहा था, ठीक है। फिर देखो पोस्टल इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ये आपको कंप्लीट प्रीलिम्स का टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन किया था पहला ऑफिस 1727 में, जो मैंने आपको बताया था। लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंडियन पोस्टल ऑफिस को सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस। लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा 1853 में रेलवेज का भी बहुत अच्छा से इन्होंने काम किया था। फिर जनरल ऑफिस कलकत्ता जो था उसको फर्स्ट जो फोर्ट विलियम्स था वहां पे बनाया गया था। फोर्ट विलियम 1699 से 1700 के बीच में बना था, ठीक है। फिर ये जो टॉपिक है 74 वुमेन एमपीज इन 18th लोकसभा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको बारे में। प्रीलिम्स और मेंस दोनों जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17th लोकसभा में 78 सीट थी, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, जो कि 14.4% था। 18th लोकसभा में 74 सीट्स थी, जो 13.6% है, वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक आएगा, ये वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन सा स्टेप लिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, 106वां अमेंडमेंट एक्ट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस में है, लेकिन प्रीलिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से 73rd से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, वहाँ 1/3 सीट्स पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ में वुमेन के लिए रिजर्व किया गया था। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आप पढ़ लोगे, स्टैट्यूटरी क्वाजी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, किस तरीके से इसको क्रिएट किया गया था। तो ये सारा प्रीलिम्स का टॉपिक हो जाएगा। न्यूज इन शॉर्ट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना। अब देखो इतना, ये मैंने ना पूरा का पूरा आपको जून की पॉलिटी बता दी कि इस तरीके से पढ़ना। कितना टाइम लगा, मुझे 20 मिनट लगा पूरा का पूरा रिवाइज करने में। मुझे 20 मिनट लगा, जो कि मुझे बताना पड़ रहा है, इसलिए अगर मैं इसको रिवाइज करने बैठूँ तो मैं 12 से 15 मिनट में रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप 12 से 15 मिनट में एक मंथ की विजन आइज की पॉलिटी कर लेते हो, तो 6-7 मंथ की कितने में कर लोगे, मुश्किल से 4-5 घंटे में हो तो गया काम, एक सब्जेक्ट का ओवर हो गया। लेकिन हाँ, उसके लिए पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये विजन को सिंप्लीफिकेशन। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल आईएएस पे सिंप्लीफाइड पे डाल देता हूँ, इसको यूज़ करो। अगर आप कर सकते हो तो आराम से पढ़ो, बहुत मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू।